नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम और आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र की चर्चित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर एक के बाद एक नए विवादों से घिरती जा रही हैं। ज्वाइनिंग से पहले आवास, कैबिन और कार की मांग करने वाली पूजा नौकरी के लिए फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाने के साथ साथ खुद नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया गया है, जबकि पूजा के पिता की संपत्ति 40 करोड़ है और खुद पूजा के पास 17 करोड़ की संपत्ति है। यह रिपोर्ट देखिए। मॉडल की तरह दिखती ये है महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर। पूजा खेड़कर प्रोबेशन पीरियड में ज्वाइनिंग से पहले ही आवास, केबिन और कार की मांग कर चर्चा में आई, लेकिन अब विवाद उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। 2023 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगते जा रहे हैं। वीआईपी नंबर की अपनी निजी ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती लगाने के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार लिखने का भी आरोप। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। आईएएस बनने के लिए पूजा पर अपनी जाति और मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में झूठी जानकारी देने सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं। पूजा खेड़कर ने यूपीएससी को सौंपे हलफनामे में खुद के दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का दावा किया था। खेड़कर ने इस दिव्यांगता सर्टिफिकेट का उपयोग यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए विशेष रियायत हासिल करने के लिए किया था। सिविल सेवा परीक्षा में कम नंबर हासिल करने के बाद भी रियायतों की वजह से पूजा खेड़कर ने परीक्षा पास कर ली। लेकिन जब अप्रैल 2022 में पूजा खेड़कर को अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए दिल्ली के एम्स में रिपोर्ट करने को कहा गया तो उन्होंने कोरोना होने का दावा करते हुए ऐसा नहीं किया और 6 बार बुलाने के बाद भी नहीं गई। पर बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। सिविल सेवा परीक्षा में 841वां रैंक हासिल करने वाली पूजा खेड़कर ने सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए खुद को नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया था। हालांकि उनके पिता ने अपने चुनावी हलफनामे में 40 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई थी। खुद पूजा के पास 17 करोड़ की संपत्ति है। ऐसे में आईएएस पूजा के ओबीसी नॉन क्रीमी कैंडिडेट होने पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर किसी कैंडिडेट के पिता की संपत्ति 40 करोड़ रुपए हो तो उसकी संतान को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में कैसे माना जा सकता है। फिलहाल पूजा खेड़कर को लेकर विवाद चरम पर है और अपने पद का गलत इस्तेमाल करने के आरोप के बाद पूजा खेड़कर को पुणे के वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया है और जांच तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आधे से अधिक भारत पर मानसून ने बड़ी स्ट्राइक कर दी है। यूपी से असम, उत्तराखंड से हिमाचल तक कहीं जमीन धंस रही है, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जमीन इलाकों में बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है। जमीनी इलाके ज्यादातर बाढ़ की चपेट में आ गए और इसीलिए आपको सावधान रहने की बेहद जरूरत है। पूर्वोत्तर राज्य असम में तो बाढ़ ने तबाही मचा दी है। अब तक अगर बात करें तो 84 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 23 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। काजीरंगा में 150 से ज्यादा जानवरों की मौत होने की खबर मिली है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से 22 लोगों की मौत की खबर है। वहीं बिहार, झारखंड में बारिश, बिजली से 56 की मौत की खबर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। आधे हिंदुस्तान पर लगा बारिश का आपातकाल। कुदरत के प्रहार से पहाड़ ध्वस्त होने लगे। मौसम का विकराल रूप और गरजते बादलों ने उत्तर प्रदेश से असम तक तबाही मचा दी है। नेपाल के पानी से बिहार और यूपी में मचा हाहाकार। पहाड़ों पर जमीनें धंस रही हैं, बादल फट रहे हैं, चट्टानें गिर रही हैं। बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। वहां मणि महेश डल झील की ओर जाने वाले रास्ते पर एक पहाड़ी दरक गई।
सामने आए वीडियो में पहाड़ी से फुल स्पीड में पत्थर गिरते दिखे और फिर धुएं का ऐसा गुबार उठा कि मानो कोई जोरदार बम विस्फोट हुआ हो। राहत की बात रही कि इस हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कपकोट इलाके में बारिश होने से सरयू नदी का भी जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में लोग डरे हुए हैं। राजधानी दिल्ली पर भी बीती रात बड़ी स्ट्राइक हुई। दिल्ली को हरियाणा से पानी देने वाली बवाना मुनक नहर में देर रात 1 बजे एक बड़ा हादसा हुआ। जेजे कॉलोनी की तरफ से नहर की दीवार टूट गई, जिसकी वजह से नहर का पानी आसपास की कॉलोनियों में भर गया। पानी इतना ऊपर आया कि घरों में घुस गए और लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। ये बवाना की सुबह की तस्वीरें बताई जा रही हैं। मुनक नहर का कंक्रीट का हिस्सा टूटा है, जिसे रिपेयर करने के लिए काम चल रहा है। एक तरफ पानी घरों में घुस चुका है, तो वहीं लोगों को साफ पानी की किल्लत हो गई है। चंदूरे जी, खुद घुटने से ऊपर पानी, जहां पर आप खुद भी यहां पर आए हुए, क्या स्थिति बनी है, कैसे जानकारी मिली और क्या कुछ किया जाना चाहिए था? रात को 2:30 बजे मुझे फोन आया कि यहाँ पर JKLN ब्लॉक में पानी आया है। जी, घर पे कोई जा नहीं सकता है, चूल्हा कोई जला नहीं सकता है, कह रहे ना खाने पीने का इंतजाम हुआ है, ना पीने का पानी का इंतजाम है। पीने के पानी के टैंकर जल बोर्ड के लग गए हैं। कोने के ऊपर खाने का टेंट लगा हुआ आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। यूपी के 12 जिलों में बाढ़ की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि यूपी के 133 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं और वो बाढ़ के हालात पर नजर रखे हुए हैं। सैकड़ों गांव इससे चपेट में आए हैं। हम लोगों ने सभी गांवों में NDRF, SDRF, PSC की फ्लड यूनिट और स्थानीय स्तर पर नौकाओं की व्यवस्था भी की है। बलिया में घाघरा नदी इतने उफान पर है कि उसके तेज बहाव से हो रहे कटान ने लोगों को दहशत से भर दिया है। सामने आई तस्वीरों में घाघरा नदी तबाही मचाने को बेताब दिखी। अब तक 6 मकान घाघरा नदी में समा चुके हैं और प्रशासन ने चेतावनी दी है कि 17 मकानों पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए उन्हें भी जल्द खाली किया जाए। पहाड़ों से छोड़े गए पानी ने शाहजहांपुर की पूरी तस्वीर को बदल दिया है। नदियों में उफान इस कदर है कि लोगों के गले तक पानी पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा दिक्कत नदियों के आसपास के इलाकों में हो रही है, जहां लोगों के घरों में सैलाब का पानी घुस गया है। जहां पहले गाड़ियां सरपट दौड़ा करती थी, अब वहां NDRF की नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मकान खुद डूब गया, हमारे मकान में 3 फुट पानी है और निरंतर कल ट्रैक्टर से हमने निकाला गया हम सब लोगों को। एक तरफ आसमान से आफत की बारिश हो रही है, तो आसमानी बिजली भी काल बनकर बरस रही है। बिजली गिरने से बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 16 लोगों की मौत हो गई है। चंदौली में 6 लोग आसमानी बिजली की चपेट में आकर मारे गए। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भारी बारिश से हाल बेहाल है। खासकर असम में हालात बेकाबू हैं। पिछले 24 घंटे में असम में 5 और लोगों की मौत हो गई, जिससे बाढ़ से होने वाली मौतों की संख्या 84 के आंकड़े को छू गई है। कुल मिलाकर राज्य के 27 जिलों में बाढ़ से 14.3 लाख के आसपास लोग प्रभावित हैं। हालात सुधरने की बजाय भयावह होते जा रहे हैं। अब हालात ये है कि इंसानों के साथ जानवर भी जान गंवा रहे हैं। अभी तक बाढ़ से ग्रसित होकर 84 लोगों के साथ कई जानवर भी मौत के मुंह में समा चुके हैं। उधर काजीरंगा नेशनल पार्क में 150 से अधिक जानवरों के डूबकर मरने की खबर है। तो वहीं मौसम के बिगड़े हुए मिजाज के बीच दिल्ली के लोग एक बार फिर से सख्ते में आ गए हैं। मुनक नहर टूटने की वजह से अचानक कई इलाकों में सैलाब आ गया है और जिसका असर ये हुआ है कि देखते देखते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जेजे कॉलोनी जलमग्न हो गई है, कई घरों में पानी घुस गया है और लोगों को घर छोड़कर सड़क पर आना पड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें देखकर अगर आपको लग रहा है कि ये किसी बाढ़ प्रभावित इलाके की तस्वीरें हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं।
जहां जेजे कॉलोनी पर रात के अंधेरे में ऐसी आफत आई कि लोग घरों से निकलने को मजबूर हो गए। 12 बजे पानी भरना चालू हो गया, उसके बाद कोई मदद करने नहीं आया, सब ऐसे ही अपने आप इधर चल रहे हैं। कहाँ रहेंगे, इधर ही रहेंगे ऐसे ही, रोड पे रहना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, रात से 1 बजे से अभी तक कुछ नहीं खाया बच्चों ने, खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है इधर। रात 12 बजे जेजे कॉलोनी दिल्ली, और ये सब हुआ आधी रात के वक्त जब मुनक नहर की दीवारों ने जवाब दे दिया। बवाना और जेजे कॉलोनी के लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते, नहर के पानी ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। देखते ही देखते नहर का पानी घरों के दरवाजों को चीरता हुआ कमरों में पहुंच गया। जो चैन की नींद सोने जा रहे थे, उन्हें पानी ने बाहर निकलने को मजबूर कर दिया। मैं आपको सीधी तस्वीरें देखिए, ये बवाना की दिखा रही हूँ, जहां पर गलियों के बाहर हम मौजूद हैं, और पानी का लेवल आप यहाँ देखिए। देखिए मुनक नहर जो कि हरियाणा से दिल्ली के लिए पानी जहां पर आता है वो टूटी, और उसके बाद ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पर पानी गहरा है। और पीछे गली के एंड में अगर आप देखें तो आप देखें कि वो लोग जो है, जो एक बेदिंग टब होता है उसको नाव बना के इधर से उधर ले जा रहे हैं। वो बिल्कुल पीछे की तस्वीरें आप गली के एंड की अगर देखेंगे। 1 बजे रात से हम सारे के सारे घूम रहे हैं, ठिकाना ढूंढ रहे, इधर आ रहे हैं, तो बच्चे सबको भी देखना पड़ रहा है, घर भी देखना पड़ रहा है। अब कहाँ जाए बताओ, अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। पानी कम होना चाहिए ना, पानी अभी तक कम नहीं हुआ। अचानक आई इस आफत ने लोगों का घर से निकलना दुश्वार कर दिया। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना लोगों के लिए चुनौती बन गया। यही वजह थी कि मौके पर नॉर्थ वेस्ट सीट से बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। मैंने चीफ इंजीनियर मुनक नहर को संपर्क किया, उनके HCN-SC बिंदोली गांव को, ये हरियाणा के अंदर बिंदरोली, वहां पर उस पानी को रोका जा रहा है। वहां से पानी डाइवर्ट होगा, नहर जब धीरे धीरे पानी खत्म होगा, या तो इधर आएगा या बाहर जाएगा। बीते 1 महीने में राजधानी दिल्ली से अलग अलग चौंकाने वाली तस्वीरें देखने को मिली हैं। पहले प्रचंड गर्मी के बीच लोगों ने दिल्ली को बूंद बूंद पानी के लिए तरसते देखा। उसके बाद 1 दिन की बारिश में दिल्ली का बुरा हाल देखा, और अब मुनक नहर की वजह से दिल्ली के एक बड़े इलाके का ये हाल हो गया। फरवरी 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो वहीं बीसीसीआई ने भारत के मैच पाकिस्तान की जगह पर दुबई या फिर श्रीलंका में करवाने के लिए आईसीसी से कहने की बात कही है। इस तरह से सूत्रों से जानकारी मिल रही है। वहीं पिछले साल पाकिस्तान में हुई एशिया कप सीरीज में खेलने में भारत नहीं गया था। भारत के मैच तब श्रीलंका में करवाए गए थे। रिपोर्ट देखिए। ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान में तैयारियां जोरों पर हैं। 29 साल बाद कंगाल पाकिस्तान को आईसीसी के एक बड़े टूर्नामेंट कराने का मौका मिला है, इसलिए पाकिस्तान अपनी इमेज चमकाने की पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तक ये खबर पहुंची कि बीसीसीआई पाकिस्तान में टीम इंडिया को नहीं भेजना चाहती है, पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया तो जैसे मातम मनाने लगा है, क्योंकि टीम इंडिया के प्लेयर पाकिस्तान पहुंचेंगे तो पाकिस्तान को लगता है कि उसके सारे पुराने पाप धुल जाएंगे और दुनिया में पाकिस्तान की अलग पहचान बन जाएगी। इंडियन मीडिया ने अगले बरस पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ तोपों का रुख सीधा कर लिया। अगले बरस फरवरी में पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी को इंडियन मीडिया ने अभी से ही इशू बना लिया। इंडियन मीडिया के एक हल्के का कहना है कई प्लेयर्स पाकिस्तान में जाकर खेलना ही नहीं चाहते। पाकिस्तान दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और वहां आतंक के कैप्टन हाफिज सईद की टीम में मसूद अजहर जैसे दहशतगर्दों की फौज है। और दुनिया ये भूल नहीं सकती कि जब साल 2009 में पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम पर भयानक आतंकी हमला हुआ था, तो ऐसे देश में जाकर क्रिकेट कोई क्यों खेलना चाहेगा। और पाकिस्तान के लिए ये इंटरनेशनल बेइज्जती वाली बात है। तो अगर
इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती है, तो पाकिस्तान की टीम के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती है। और पाकिस्तान की टीम भी इस स्टेटस पे है कि वो अपनी इतनी वैल्यू रखते हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में अगर पाकिस्तान टीम नहीं खेलेगी तो उसकी जो एशियाई ममालिक हैं वहां पे उस तरह उसको चैंपियंस ट्रॉफी में पज़राए नहीं मिलेगी, उस तरह स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे। लेकिन असलियत क्या है ये पाकिस्तान भी जानता है, क्योंकि आज टीम इंडिया का जलवा पूरी दुनिया में है। टीम इंडिया को देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है, और अगर भारतीय टीम पाकिस्तान गई तो वहां की चरमराती अर्थव्यवस्था और कंगाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सपना सच होने जैसा है। इसलिए पाकिस्तानी पत्रकारों की पूरी फौज सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने में लगी है। वहां के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बीसीसीआई के खिलाफ कमेंट कर रहे हैं। वहां पे 400 की बात हो रही थी, जनाब आला हम 400 क्रॉस कर देंगे और लैंडस्लाइड विक्ट्री लेगा, लेकिन लोगों ने वोट दिया। बहुत अच्छी बात है, मैं बड़ा खुश हूं कि जो इंडिया की आवाम है उन्होंने जो इंतहा पसंदी थी, हिंदू इंतहा पसंदी, उसको शिकस्त दी। और एनपीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत पर अभी कुछ नहीं कहूंगा, मगर अच्छी खबर ही होगी। पाक भारत सीरीज के हवाले से भी अच्छी खबर होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कई समय से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में इस मामले पर आखिरी फैसला केंद्र सरकार पर निर्भर करेगा। इसी के चलते दोनों टीमों के बीच कोई सीरीज भी नहीं खेली जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट और एशिया कप के दौरान ही मैच खेले जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आगे है, इस मामले में जो भी हमें भारत सरकार कहेगी उस हिसाब से हम करेंगे। भारत सरकार जब हमें परमिशन देती तभी हम अपनी टीम भेजते हैं, तो उस मामले में हम भारत सरकार के निर्णय के हिसाब से जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज कराची में 19 फरवरी को होगा। ओपनिंग मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। साथ ही शेड्यूल के मुताबिक भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 1 मार्च को लाहौर में होगा, और इसके लिए लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की शक्ल सूरत बदली जा रही है। पूरे स्टेडियम पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो वहीं बढ़ती जनसंख्या को लेकर एक बार फिर से गिरिराज सिंह ने कानून बनाने की मांग की है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि हिंदू महिलाओं की तुलना में मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। हिंदू महिलाओं का एफटीआर कम है और मुस्लिम महिलाओं का एफटीआर अधिक है, इसलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कड़ा कानून लाने की जरूरत है। गिरिराज सिंह के बयान पर सियासत अब तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। ये बढ़ती भीड़ आने वाली पीढ़ी के लिए संकट पैदा करने वाली है। भारत की आबादी अब 140 करोड़ से पार हो गई है। समय है सोचने से ज्यादा जागरूक होने की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून लागू करने की वकालत की है। देश में 147 जिला है जहां का जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और वो कारण है हिंदू महिलाओं की एफटीआर कम है और मुस्लिम महिलाओं की एफटीआर ज्यादा है, 7.25% के लगभग में ज्यादा है। इसलिए देश में एक सामाजिक विषमता का भी सवाल है कि अब जरूरत है एक कड़ा कानून लाने का। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर यही जनसंख्या के मामले में भारत अब विश्व में नंबर 1 है, और यही नंबर अब मुश्किलें पैदा करने वाला है, क्योंकि भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा हो गई है। भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। मांग की तुलना में आपूर्ति पर संकट आने वाला है। हर व्यक्ति को रोजगार पाने में परेशानी आ रही है। बुनियादी जरूरतों पर भी अंकुश लगता जा रहा है। बढ़ती आबादी, प्रकृति और पर्यावरण पर भी संकट है। हालांकि गिरिराज सिंह के बयान से जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी इत्तेफाक नहीं रखते। इस समय भारत की जो जनसंख्या है वो कंट्रोल में है। आपकी जानकारी के लिए इस समय जो ग्रोथ रेट है 1.4 है।
जबकि विदेशों में 2+ है। और बिहार सरकार ने जो इस विषय में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं उसको भी फॉलो करने की जरूरत है, बगैर किसी सख्ती के, बगैर किसी कारण के, बगैर किसी जुर्माने के। इससे पहले पीएम मोदी ने छोटे परिवार के कॉन्सेप्ट को समझाया था। पीएम ने कहा था कि हमें जन्म से पहले जरूरतों पर ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री की चिंता जायज है और चिंताओं के बीच कई महत्वपूर्ण सुझाव भी सुझाए जा रहे हैं। इस पर नियंत्रण होना चाहिए और बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने लड़कियों को आगे पढ़ाने की बात कही है और जैसे जैसे लड़कियां शिक्षित होगी वैसे वैसे जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। कुल मिलाकर काम की बात यह है कि हमें और हमारे समाज को जागरूक होना होगा। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर राजनीति से ज्यादा जागरूकता पर जोर देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए फिलहाल न्यूज़ 18 प्राइम में खबरों का सिलसिला यहीं थमता है। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।